वेलकम टू आलम एकेडमी। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, आज से हम लोग आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी कि जितने भी चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर की हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। उसमें यूज़ होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे। आफ्टर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट तब हम लोग सोल्यूशन पर आएंगे और एमएल अग्रवाल या सेलिना पब्लिकेशन की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम लोग हर टॉपिक का एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 आईसीएसई बोर्ड की, जो कि अलजेब्रा है, जिसका चैप्टर नंबर अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1 और बुक के सीक्वेंस में अगर हम देखें चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इन इक्वेशंस। ठीक, तो हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिटेल से हम लोगों ने बात की हुई है कि अगर हमारे पास कुछ टर्म इस तरह से लिखा हुआ है 2x + 3 सपोज कर लीजिए इक्वल्स टू x + 4, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा कहलाता है इक्वेशन। क्या कहलाएगा ये? इक्वेशंस। अगर हमारे पास कुछ चीज़ लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इस इक्वलिटी साइन के साथ लिखी हुई है, तो ऐसी हमारे पास जो ये चीज़ लिखी है क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड द इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा इक्वेशंस में हमने किसमें पढ़ा था? हमने पढ़ी हुई है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसमें क्या होता है, यानी कि हमारे पास वेरिएबल की जो काउंटिंग होगी वो कितनी होगी? 1, जैसे यहां पर इक्वेशन लिखा हुआ। और ऐसा भी हो सकता है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी हमने पढ़ रखा है। 2 वेरिएबल्स के केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो, जैसे सपोज कर लिए इक्वेशन लिखी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन है ये इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्यों बोला जा रहा है? लीनियर हम उस इक्वेशन को बोलते थे व्हेन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, जब डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1 होती। डिग्री किसको बोलते थे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होती थी दैट इज कॉल्ड द डिग्री। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम किसको बोलते थे? जब भी LHS इक्वल टू और RHS के फॉर्म में कोई चीज लिखी जाएगी दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। और अगर उसमें एक ही वेरिएबल इंक्लूड है तो उसको बोलेंगे लीनियर, उसको बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर उसकी डिग्री 1 है यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमें यहां पर ये नहीं पढ़ना। ठीक, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशंस पढ़ना है। यहां पर हमें इक्वेशंस की बात नहीं करनी, इन इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस किसको बोलेंगे? जब भी हमारे पास इस फॉर्म का सिंबल मिले, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऐसी जो हमारे पास टर्म लिखा होगा दैट इज कॉल्ड द इन इक्वेशंस। ये हम इन इक्वेशंस में यूज करेंगे। इस सिंबल को हम लोग इक्वल टू का सिंबल नहीं यूज करेंगे, बल्कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। और अगर हम वेरिएबल सिंगल यूज कर रहे हैं दैट इज एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड द इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर डिग्री वेरिएबल की 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशंस। अब आपके बात समझ आएगी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन। जैसे सपोज कर लीजिए हमें दे रखा x इज ग्रेटर देन 2। अब यहां पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ग्रेटर देन का सिंबल, या इसी तरह से दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पर इन इक्वलिटी का सिंबल है तो ये सब की सब क्या कहलाएंगे? दिस इज कॉल्ड द इन इक्वेशंस। और क्योंकि सिंगल वेरिएबल में तो ये कहलाएगी इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 1 है यानी कि डिग्री 1 है तो ये कहलाएगी लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो ये सिंबल्स दे रखे हैं इनका कुछ पर्टिकुलर नाम है, इसको बोलते हैं यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन, जिसके अंदर इक्वलिटी का सिंबल कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो ये कहलाता है स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटीज। और जब लेस देन और इक्वल टू यानी कि इन इक्वेशंस के साथ इक्वल टू का भी सिंबल लग जाए तो ये इन इक्वलिटीज कहलाती हैं स्लैक इन इक्वलिटीज। ठीक, बात समझ में आई? अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा? हमें सीखना होगा कि हम कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास 5 रूल्स हमें समझने हैं, जिसमें से 2 रूल या 3 रूल ऑलमोस्ट इक्वेशंस वाले ही हैं। ठीक है, बस 1 या 2
या 3 नए रूल्स हम सीखेंगे, 2 रूल हम पुराने ही सीखेंगे। तो इन इक्वेशंस के 5 रूल्स हम लोग लिखेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, देन हम लोग चलते हैं कि मेथड टू सॉल्व द इन इक्वेशंस। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि सॉल्विंग अ लीनियर इन इक्वेशंस अलजेब्रिकली, कि हमें लीनियर इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉल्व करने का क्या मतलब। सॉल्व करने का मतलब इन इक्वेशंस को कि हमारे पास द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इन इक्वेशंस, हम वेरिएबल्स की वो वैल्यूज को कैलकुलेट करने वाले हैं जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब ये जो लिखा हुआ है ना, सॉल्विंग अ लीनियर इन इक्वेशंस अलजेब्रिकली, यानी कि इसका मतलब हमें ग्राफिकली भी कुछ ना कुछ इसमें होता होगा। ठीक है, इसका अगला टॉपिक हमारा ग्राफिकली है कि हम सॉल्यूशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमें जो सीखना है वो सीखना है कि हमें लीनियर इन इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व कैसे करेंगे। तो टोटल हमारे पास इसके लिए 5 रूल्स कह लीजिए, 5 रूल्स हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, और उन रूल्स की हेल्प से हम इजिली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 बिल्कुल सिमिलर है इक्वेशंस की तरह। जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3 इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए x + 4, तो अब आप इसमें क्या करते थे, लाइक टर्म्स को एक तरफ करते थे, और जब लाइक टर्म्स को हम एक तरफ करते थे यानी कि 2x है, x को जब हम इधर लाएंगे तो अगर प्लस का सिंबल होता था तो वो चेंज होकर माइनस हो जाता था, और माइनस का सिंबल होता था तो वो प्लस। जैसे सपोज कर लिए x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस में चेंज हो जाता था और माइनस प्लस में चेंज हो जाता था। यही रूल यहां पर भी वैलिड है कि इफ वी शिफ्ट एनी टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन एन इन इक्वेशन, देन द साइन ऑफ दैट टर्म विल बी चेंज। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है, इफ वी शिफ्ट एनी टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इन एन इन इक्वेशन, then the sign of the term, साइन से मतलब क्या है कि प्लस या माइनस, then the sign of the term will चेंज। बहुत ही सिंपल सा रूल है। ठीक है, जैसे मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास ये दे रखा था x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लेते हैं हमें दे रखा है, इसको 2x कर लेते हैं, 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या इसको माइनस कर लेते हैं तो एक साथ हो जाएगा, 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2 दे रखा है सपोज कर लीजिए। अब हम इसमें अगर सपोज कर लीजिए x वाले टर्म को हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो राइट में इसमें प्लस साइन है, जब लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x - x हो जाएगा, और इस लेफ्ट में जो टर्म 3 दे रखा माइनस का, इसको जब राइट में ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। बस सिंपल सा इस रूल का मतलब यही है कि जब भी हम किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेकर के आते हैं तो उस केस में साइन चेंज हो जाता है उस टर्म का। ठीक है, रूल नंबर 2 को देखते हैं कि अगर जैसे रूल नंबर 2 भी सेम है आपका इक्वेशंस की तरह। इक्वेशंस में हम किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे तो इक्वेशन हमारी सेम रहती थी। यहाँ पर भी ये रूल वैलिड है, बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेगेटिव नंबर के लिए ये रूल वैलिड नहीं है कि अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन को तो इन इक्वेशन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इन इक्वेशन एज इट इज बनी रहती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इफ ईच टर्म ऑफ एन इन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई द सेम पॉजिटिव नंबर, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज। ठीक, तो रूल नंबर 2 हमारा क्या हो गया, रूल नंबर 2, इफ ईच टर्म ऑफ एन इन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड by any positive number, any positive
number, then the sign of inequation will remain same। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वेशन दे रखी है x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, सपोज कर लीजिए ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब हमने कोई टर्म लिया, कोई पॉजिटिव नंबर लिया, 2 लिया सपोज कर लीजिए, इस 2 से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो अब हम 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, 2x + 2 × 3 और 2 × 4, यानी कि जो इनइक्वेशन का साइन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल जो रहेगा इन इक्वेशन का वो सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं इसी नंबर में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए हमने 3 से डिवाइड किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, x / 3 + 3 / 3, सिंबल हमारा चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, क्योंकि हमने किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। इतनी चीज़ों को नोट कर लीजिए। रिमेनिंग हमारे पास 3 रूल और बचते हैं, उन 3 रूल को इसको नोट करने के बाद देखते हैं। सो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि रूल नंबर 3 है कि अगर, जैसे रूल नंबर 2 में क्या था कि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता था, लेकिन नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, इफ ईच टर्म ऑफ एन इन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ सेम नेगेटिव नंबर, by a same negative number, then the sign of inequation will change। ठीक, will change। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझते, सपोज कर लीजिए हमें दे रखी कोई भी इक्वेशन 2x + 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, अब हमने किसी भी एक नेगेटिव नंबर से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, सपोज कर लीजिए हमने नेगेटिव टर्म चूज किया है -2। ठीक है, अब -2 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, -2 × 2x + -2 × 4, तो अब ये जो माइनस जब टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये इन इक्वेशन के साइन को इस केस में क्या है, ग्रेटर देन है, इसको चेंज करके लेस देन कर देगा। क्लियर। और अगर सपोज कर लीजिए हम डिवाइड करते, सपोज कर लीजिए -2 से हमने डिवाइड किया, तो ये आता आपका 2x / -2 + 4 / -2। अब ये इन इक्वेशन का साइन ग्रेटर देन था, उसको चेंज करके लेस देन कर देता 3/-2। इज इट क्लियर। यानी कोई भी नेगेटिव टर्म अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते सारे टर्म्स में इन इक्वेशन को, तो वो इन इक्वेशन के सिंबल को, साइन को चेंज कर देगा। रूल नंबर 4 ऑलमोस्ट सिमिलर इसी का ही रूल है, रूल नंबर 3 ही जैसा है। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर हम किसी भी इन इक्वेशन में टर्म्स के साइन को चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो वो इन इक्वेशन को, साइन को चेंज कर देगा। मतलब क्या हुआ कि इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, हम कह रहे हैं कि इफ साइन ऑफ, रूल लिख लेते हैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इन इक्वेशन is changed, then the sign of inequality will also change. Then the sign of inequality will also change। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी इन इक्वेशन दे रखी है, सपोज कर लीजिए दे रखी है -x इज ग्रेटर देन 4। अब हमने क्या किया कि साइन को हम चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब इस -x को प्लस करना चाहते हैं और इस 4 को प्लस को माइनस करना चाहते हैं। तो क्या होगा, हमने इसको जब प्लस लिखा तो अब ये इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू -4। हम क्यों कह रहे थे कि रूल नंबर 3 के सिमिलर है, यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमें साइन चेंज कैसे होगा, जब हम किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तभी तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जब आपने ये पढ़ रखा है नंबर 3 कि अगर किसी भी
इन इक्वेशन के टर्म्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो साइन को चेंज कर, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। हमने -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये समझ लीजिए इसको, तो -1 इसको मल्टीप्लाई करके +x कर दिया, और 4 को मल्टीप्लाई करके -1 ने -4 कर दिया, और सिंबल चेंज हो गया। ठीक, तो ये रूल नंबर 4 हो गया आपका। अब लास्ट रूल पर चलते हैं, दैट इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर हमारे पास इन इक्वेशन में कोई दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव नंबर्स हैं जिसमें इन इक्वेशंस दे रखा है, उसको अगर हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो रेसिप्रोकल की वजह से भी सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इन इक्वेशंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन ऑन टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल साइन ऑफ द इन इक्वेशन विल चेंज। ठीक, इफ बोथ द साइड्स, रूल लिख लेते हैं, इफ both the sides of an in equation is positive or negative, positive or, then on taking its reciprocal, the sign of in equation will change। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ऊपर लिख दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए अगर हमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर का इन इक्वेशन दे रखा है, हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो 1/x और 1/y। तो रेसिप्रोकल की वजह से क्या होगा, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, अभी ग्रेटर था, अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन y हो जाएगा। सिंपल। तो ये 5 रूल है जो हम अप्लाई करेंगे वाइल सॉल्विंग द इन इक्वेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके ये 5 रूल आपने नोट कर लीजिए, रिमेनिंग जो 3 रह गए तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। सो 5 रूल पढ़ने के बाद अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। उसको देख लेते हैं कि क्या होता है ये रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट यानी कि वो सेट जहां से हम वेरिएबल की वैल्यूज को चूज करते हैं इन एन इन इक्वेशन, वो हमारा कहलाता है रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, द सेट फ्रॉम विच, हम डेफिनेशन अगर लिखें इसकी कि द सेट फ्रॉम विच वी चूज वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, values of a variable is called replacement set। ठीक, और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, वो वैल्यूज या उन वैल्यूज का सेट जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट को देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन सेट क्या, the set of values of a variable which satisfies the condition of in equation, which satisfies the in equation is called solution सेट। ठीक है, यानी कि हमारे पास वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इन इक्वेशन में प्लेस करने पर उसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। इसको एग्जांपल समझते हैं तो बात और एकदम क्लियर हो जाएगी। सपोज कर लीजिए हमें दे रखा है x इज लेस देन 5, ठीक है, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो अब हमें x की वैल्यूज कहाँ से लेनी है, नेचुरल नंबर से लेनी है। तो अब हमारे पास जो रिप्लेसमेंट सेट आया वो क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने नेचुरल नंबर जो हमें वैल्यूज लेनी है, वेरिएबल कहाँ से लेनी है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा कहलाएगा रिप्लेसमेंट सेट। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन सेट हमें
वही वैल्यू x की लेनी है जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि 5 से वैल्यू कम होनी चाहिए। और नंबर कहाँ से लेना है? रिप्लेसमेंट सेट से, यानी कि नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 एंड 4, बस यही वैल्यूज, क्योंकि 5 लेंगे तो 5 इक्वलिटी दे नहीं रखी, यहाँ पर लेस देन दे रखा है, तो बस दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि जो सॉल्यूशन सेट होता है, सॉल्यूशन सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट। सॉल्यूशन सेट हमेशा रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट होता है, क्योंकि वो निकलता कहाँ से? वहीं रिप्लेसमेंट सेट से ही निकलता है। सॉल्यूशन सेट के लिए लिमिटेशन होती है, हमें वैल्यूज कहाँ से उठानी है? रिप्लेसमेंट सेट से ही उठानी है। इसीलिए सॉल्यूशन सेट क्या होता है? सबसेट होता है, पार्ट होता है किसका? रिप्लेसमेंट सेट का। ठीक, अब इसके बाद एक टॉपिक बस लास्ट बचता है कि अगर हमारे पास जो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है, ठीक है, चाहे वो जैसे हम सपोज कर लीजिए सॉल्यूशन सेट है, उसको हमें ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, बस लास्ट टॉपिक, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमें क्वेश्चंस अप्लाई करने। वीडियो को पॉज करके इन इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, देन हम लोग चलते हैं कि सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। सो अब हम लोग सीखते हैं कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कर लीजिए हमने अज्यूम किया कि 2 पॉइंट है, कोई ए और बी, जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए किसी नंबर ए को, पॉइंट बी किसी नंबर बी को। तो अगर हमारे पास ऐसा केस है, मान लेते हैं कि ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी जब भी होगा तो नंबर लाइन पर, सपोज कर लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज पॉइंट बी, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए इज लेस देन बी होगा तो हमेशा पॉइंट ए हमेशा लेफ्ट ऑफ बी आएगा, हमेशा बी के लेफ्ट में ही आएगा अगर ए इज लेस देन बी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास ए इज लेस देन और इक्वल टू बी हो जाए। तो अगर ए इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये वाली जो हमारे पास इन इक्वेशन है, ठीक है, तो इन इक्वेशन कौन सी है? ये हमारे पास स्लैक इनइक्वलिटी है। तो अगर स्लैक इनइक्वलिटी होगी तो उस केस में इसका मतलब ये होगा कि ए या तो लेफ्ट में होगा बी के, या ए और बी कोइंसाइड कर रहे होंगे, ठीक है, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे। थर्ड केस ये मिल सकता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा बी है जो कि स्मॉल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए है जो कि स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए अगर ग्रेटर देन बी होगा तो इट ऑलवेज लाई राइट ऑफ द पॉइंट बी, ठीक है, हमेशा वो बी के राइट में ही लाई करेगा। और चौथा केस हमें ये मिल सकता है, ये तो सब हो गई दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और ये आपकी स्लैक हो गई, ग्रेटर देन बी है। तो इसका मतलब अब ये ए या तो राइट ऑफ द बी होगा या ए और बी कोइंसाइड कर रहे होंगे। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास इनइक्वलिटी है, स्लैक का मतलब कि जिसमें इक्वल टू का भी साइन लगा होता है, ये वाली, तब उस केस को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हॉलो सर्किल का यूज करेंगे। मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डार्क सर्किल का यूज करेंगे। इसका मतलब कि ये डार्क सर्किल कहीं लगा हुआ है तो ये इसको इंक्लूड किया जाए। जैसे सपोज कर लीजिए इक्वेशन एग्जांपल देते हैं कि हमें दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो नंबर लाइन पर हम जब इसको ड्रॉ किया, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 और ये -1, -2, -3। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करने चले, ये हमारी इनइक्वलिटी कैसी है? स्लैक इनइक्वलिटी। तो स्लैक इनइक्वलिटी के केस के लिए हम इसको डार्क सर्किल से डिनोट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो 2 की वैल्यू आनी चाहिए वो इस तरह से आएगी, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये पूरा आ जाएगी वैल्यू, ठीक ना। अब लेस देन इक्वल टू का मतलब कि 2 भी इसके अंदर इंक्लूड है। और अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आती, यानी कि जिसमें इक्वलिटी का सिंबल नहीं लगा होता, तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द हॉलो सर्किल। हम लोग उस केस में हॉलो सर्किल यूज करते हैं। मान लेते हैं यही केस लेते हैं और इस बार हमें दे रखा है दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 और ये -1, -2, -3। हमें कंडीशन दे रखी है इसमें कि x इज
लेस देन 2, यानी कि जो इनइक्वालिटी है वो कैसी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक हॉलो सर्किल का यूज़ करेंगे, ठीक है, डार्क सर्किल नहीं लेंगे और ये पूरी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि इसमें 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2 को एक्सक्लूड करना है, ठीक। और इस केस में क्या होगा, जहाँ डार्क सर्किल है यानी कि 2 भी इंक्लूडेड है, 2 को एक्सक्लूड नहीं करना है। हॉलो सर्किल का मतलब 2 को एक्सक्लूड करना है, ठीक। इज इट क्लियर? तो ये आपका कुछ तरीका था कैसे हम ग्राफ पर, कैसे नंबर लाइन पर इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिनोट करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस, तो ये डिटेल से हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। एक छोटा सा पॉइंट और बताते चलते, एक पॉइंट बस, लास्ट पॉइंट बता करके फिर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बस लास्ट चीज ये कि अगर सपोज कर लीजिए किसी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक। सपोज कर लीजिए हमारे पास दिया है कोई दो टर्म्स है एंड x प्लस 3 एंड x माइनस 5, इनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव दे रखा है, ठीक है, लेस देन 0 है, तो इस केस में होगा क्या कि या तो x प्लस 3 पॉजिटिव होगा एंड x माइनस 5 आपका नेगेटिव होगा। मतलब क्या है कि इस केस में एक टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्म नेगेटिव होगा, दोनों का साइन ऑपोजिट होगा। या ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि x प्लस 3 आपका नेगेटिव हो और x माइनस 5 आपका पॉजिटिव, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर किसी भी दो टर्म्स में का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, किसी भी दो टर्म का, जैसे मान लेते हैं यही दो टर्म्स लेते हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव अगर आ रहा है तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 होगा एंड x माइनस 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होगा, या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर जो दो केसेस बनेंगे, केस नंबर 1 में हम अगर मान रहे हैं कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव हो, x माइनस 5 इज नेगेटिव, ठीक। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा नेगेटिव देता है। ये बात आपको क्लियर? उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए यहाँ पर ये चीज़ को लिखा गया कि अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जरूरी है कि ये दोनों अपोजिट साइन के साथ हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो ये शो कर दिया गया। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल चैप्टर लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस कराने का पर्पस ये है कि हमें एक बार पूरे कॉन्सेप्ट चैप्टर के सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उसमें भी हम लोग यही प्रोसेस, यही मेथड को अप्लाई करेंगे। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट बेस पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। अच्छा, अब एक और जो दूसरा आपका सामने आएगी, दूसरी सीरीज कह लीजिए, कि उसके अंदर हमारे पास कोई एक बुक मोस्ट प्रोबेबली ML अग्रवाल लेंगे और ML अग्रवाल के सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशंस होंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले ये वीडियोस आपका देखना जरूरी है, तभी आप उस क्वेश्चंस को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक। तो ये पूरा लीनियर इक्वेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो इसको अच्छी तरह से अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।